Hello, hi, namaste. My name is Ashrama Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics वाला. So आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर खत्म करा था. आई होप सबको समझ आ गया होगा. इसके अलावा मैंने आपको बोला था आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बैक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो. इट विल गिव यू अ कमांड ओवर नॉमेनक्लेचर. सो आज की क्लास में हम वीबीटी थ्योरी करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम सीएफटी थ्योरी करेंगे. वहीं तक आपके सिलेबस में आ रहा है. सो उसके बाद का जो बचा हुआ चैप्टर है ऑर्गेनोमेटालिक्स वो सब आपके सिलेबस में नहीं है. सो आज की क्लास में वीबीटी सबसे, अगर मैं बोलूँ ना, ज्यादा सवाल अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कहीं से आता है तो वो यहीं से आता है. सीएफटी से भी इतना नहीं आता. सीएफटी से ज्यादा बोर्ड में वो डायग्राम बनाने को बोलता है आपको, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे को पेपर के अंदर वीबीटी थ्योरी से आते हैं. जेई मेंस के अंदर भी, आपका नीट के अंदर भी और बोर्ड्स के अंदर भी. सो ये चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है. वीबीटी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट इसकी पोस्टुलेट उसी से सिमिलर है जो हमने 11th में करा था. नहीं भी याद, कोई बात नहीं, चीजें याद आ जाएंगी जैसे जैसे सवाल करेंगे. बस जैसे जैसे समझा रही हूँ, जो जो स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ वो स्टेप्स फॉलो कर लेना, ठीक है. सो पहले बात करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर डी ऑर्बिटल की शेप्स हमें आना बहुत जरूरी है. सो डी एंड एफ में भी कराया था शेप, बट यहाँ पे एक बार और करेंगे शेप क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कितनी तरीके के होते हैं? 5 तरीके के. डी सब शेल में हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. वो 5 डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं वो बनाएंगे. ठीक है. सो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. अब जरा हम बनाते हैं भाई. d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो कैसी शेप के होते हैं? डबल डम्बल शेप के होते हैं, एक्सेप्ट dz स्क्वायर. तो dxy जो होता है वो लाई करता है, अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो डी एक्स वाई लाई करता है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस. डबल डम्बल शेप का है. किसके बीच में लाई करता है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करता है. ऐसे ही डी वाई जेड, अगर मैं ये वाई एक्सिस ले रही हूं और ये जेड एक्सिस ले रही हूं, तो डी वाई जेड कहां पे लाई करेगा? इट विल लाई इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस. सिमिलरली डी एक्स जेड, अगर हम ये एक्स ले रहे हैं, ये z ले रहे हैं, तो ये लाई करता है x और z एक्सिस के बीच में, ठीक है. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये y एक्सिस लेट कर रही हूं, ये x. अब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा डबल डम्बल शेप का ही है, बट ये x और y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ऊपर. और dz स्क्वायर लाई करता है ऑन दी z एक्सिस, बट ये डबल डम्बल शेप का नहीं होता. यहां पे बीच में एक रिंग होती है, स्फेरिकल रिंग होती है, ठीक है. जैसे ये डम्बल, ये डी ऑर्बिटल है इधर और इधर dz का, और बीच में एक रिंग है, स्फेरिकल रिंग है. जैसे डोनट होता है ना, ऐसे मान लो एक डोनट है यहां पर, इस तरीके का होता है. अब ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 2 में क्या सिमिलैरिटी है? जो ऊपर वाले 3 है बेटा, ये तीनों ऑर्बिटल्स, ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स है dxy, dyz, dxz, ये कहां पे लाई करते हैं? दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस. एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, ये xy के बीच में, ये yz के बीच में, ये xz के बीच में. सो इन वाले ऑर्बिटल्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं एज T2G. dxy, dyz, dxz को हम क्या बुलाते हैं? T2G ऑर्बिटल्स ट्रिपली डीजनरेट. क्या बुलाते हैं? ट्रिपली डीजनरेट. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये कहां पे लाई करते हैं? दे लाई ऑन द एक्सिस
एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। इवनली दो हैं, इवनली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट। तो डी के 5 ऑर्बिटल्स में भी बाइफर्केशन है। आपका जो dxy dy z dxz वो 3 ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाया करते हैं, उनको हम T2g बोलते हैं। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, और हम उनको क्या बुलाते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स, इवनली डीजनरेट। ये चीज आनी चाहिए हमको, ठीक है। अब बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। शेप क्लियर है सबको 5d ऑर्बिटल्स की। चलिए, अब वर्नर था, वर्नर थ्योरी हम पढ़ ही चुके हैं। सो वर्नर ने सबसे पहले बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। देखो फर्स्ट लेक्चर बेटा थोड़ा थियोरिटिकल है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन से, मैं डेफिनेशन कितनी ही समझा सकती हूँ। डेफिनेशन इज समथिंग जो आपको याद करनी पड़ेगी, लिखकर याद करनी पड़ेगी, तो उसमें तो मैं जेन्युइनली अगर कुछ कर पाती मैं आपके लिए जरूर करती। बट डेफिनेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, जहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पर आपको अभी आएंगी बॉन्डिंग आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी, वहां पे मेरा रोल है। बट डेफिनेशन या कुछ ऐसी जो थियोरिटिकल पार्ट है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज उसको लिखकर याद कर लो, क्योंकि डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ आ जाती है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, ये जो डेफिनेशन है कभी कभी आ जाती है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड याद कर लेना उसको, ठीक है। वर्नर ने जब बॉन्डिंग बताई थी, तो वर्नर ने आपको याद होगा COCl3 और अमोनिया को मिलाकर कंपाउंड्स बनाए थे। फिर सिल्वर नाइट्रेट डाला था, तो AgCl के प्रेसिपिटेट के बेसिस पे उसने फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लेक्स का। और फिर इसने अपनी थ्योरी में बताया कि जो मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो 2 तरह की वैलेंसी पोजेस करता था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती थी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती थी। तो वर्नर ने कोशिश करी, he described the structures, he described the existence of various types of isomerism also, जो हमारे सिलेबस से हट गया है। However, जो वर्नर था वो ये नहीं बता पा रहा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और जो लीगेंड है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या बॉन्डिंग हो रखी है, ये सब फॉर्मूला बताया कॉम्प्लेक्स का, प्राइमरी वैलेंसी बताई, सेकेंडरी वैलेंसी बताई, बट उसने ये नहीं बताया कि लीगेंड और मेटल एटम कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे बॉन्ड बन रखा है, क्या हो रहा है इनके बीच में। सो हाउएवर द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो वर्नर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो बाकी 3 थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। और वो जो 3 थ्योरी है, फर्स्ट इज योर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकेंड इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, थर्ड इज योर लिगेंड फील्ड या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट ये दूसरी है, ये बॉन्डिंग वाली नहीं है, LFT। लिगेंड फील्ड थ्योरी आप 12th में नहीं पढ़ते, 12th के बाद पढ़ते हो अगर आप केमिस्ट्री में करियर परस्यू करते हो, सो वहां पे LFT पढ़ाया जाता है। बट अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 थ्योरी है, हमें यही पढ़नी है, दिस इज इन सिलेबस। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली इन टोटल 3 थ्योरी पढ़ते हो, वर्नर्स, VBT और CFT। और CFT भी आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हायर स्टडीज में आपको CFT भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, और LFT वहां पे VBT की ज्यादा बातें नहीं होती, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है 12th तक ये VBT करके आए हैं, ठीक है। सो हमें ये 2 थ्योरीज पढ़नी है, दिस इज इन हायर स्टडीज। हायर स्टडीज का मतलब है 12th के बाद, दैट टू केमिस्ट्री की लाइन में आएगा, बीटेक करोगे तो नहीं आएगा। चलिए पहली थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से वर्नर हमने कर लिया है, बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए जो पहली थ्योरी है दैट इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे आसान है तीनों थ्योरी में से, VBT, CFT और LFT में से सबसे आसान VBT है। इसको मेनली डेवलप करा था पॉलिंग ने, ठीक है। ये जो VBT थ्योरी है ये बात करती है हाइब्रिडाइजेशन पर। 11th में याद करो हाइब्रिडाइजेशन करी थी, थोड़ी बहुत याद होगी। sp यानी s का ऑर्बिटल p का मिक्स हुआ, sp2 एक s का 2 p के मिक्स हुए, sp3 एक s का 3 p के मिक्स हुए। तो ये जो थ्योरी है ये बात करती है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करती है, यानी इस थ्योरी से मुझे कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है, ठीक है। इसके अलावा ये थ्योरी ज्योमेट्री के बारे में बात करती है, शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल की,
टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, कैसा शेप होगा कॉम्प्लेक्स का वो बताता है। इसके अलावा ये थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताती है, ये बता देती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, D&F में भी करा था, म्यू एस इज इक्वल टू रूट में n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन पूरा इन कर लेता है, ठीक है। रूट को थोड़ा अंदर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे n क्या डिनोट करता है, n डिनोट्स दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर बेटा म्यू एस 0 आता है, म्यू एस 0 यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, वो 0 तभी आएगा जब n 0 होंगे, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो उस केस में हम बोलते हैं जो स्पीशीज है या जो भी कॉम्प्लेक्स है वो मेरा कैसा है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक तब आता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, n की वैल्यू 0 होगी, और अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू एस 0 आएगा। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली रिपेल होते हैं। और अगर म्यू एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपकी स्पीशीज कैसी होती है या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये तब आता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सब्सटेंस उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। और या फिर जितना ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का वैल्यू आएगा म्यू एस का, वो तभी आएगा जब n की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका उतना ज्यादा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है। इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो अब इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सो इस थ्योरी के मेन 3 चीजें हैं, एक तो ये हमें बॉन्डिंग बता रही है हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में, दूसरा ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताती है, तीसरा हमें ये ज्योमेट्री और शेप बता देती है कॉम्प्लेक्स की। चलिए फटाफट से पोस्टुलेट्स या असम्पशंस की बात करते हैं। ये थ्योरी assumptions पर बेस्ड है, काफी सारे assumptions हैं इस थ्योरी के। अगेन हमें ये assumptions याद नहीं करने, सिर्फ थ्योरी को समझने के लिए पता होना चाहिए क्या हो रहा है। वी डोंट हैव टू लर्न देम। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको याद नहीं करने, हमें नाम लिखना आना चाहिए, नाम दिया है फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, आपको ये assumption याद नहीं करने, ठीक है। लिमिटेशन हाँ करनी होंगी, वो मैं बाद में आऊंगी उस पर। सो पहला assumption क्या बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, जैसे मान लो आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, Sk, Pk और D, ठीक है। तो जो भी मेरा सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, Fe2+, Fe3+, कोबाल्ट 3+, निकल 2+, Zn2+, जिंक, कॉपर, कुछ भी, ठीक है, वो वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। और अब मुझे कैसे पता लगेगा मेरे को कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, तो जितना कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मान लो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम निकाल सकते हैं कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो हमने देख ही लिया था। मोनोडेंटेड लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, 4 प्रेजेंट होंगे तो 4 बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड 3 प्रेजेंट है, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 6 बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ध्यान से सुनना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही खाली ऑर्बिटल चाहिए। पहली बात समझ आ रही है, 4 है तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइज होने के लिए। So the central metal atom or ion provides the number of vacant, vacant का मतलब क्या है, खाली, sp और d के ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, which is equal to the coordination number to form coordinate bond। अब coordinate bond क्या होता है, coordinate bond होता है बेटा जब unidirectional shearing होती है, one sided shearing, unidirectional shearing of इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस पर एक बार और आऊंगी मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए
लीगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो जो लीगेंड होता है वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड से डोनेट करता है। मान लो मैंने किसी को पैसे डोनेट करे, बट मैंने उससे पैसे मतलब उससे मैंने कुछ नहीं लिया, हम दोनों के बीच में शेयरिंग है, आई एम गिविंग टू दैट पर्सन बट आई एम नॉट टेकिंग बैक। तो इसमें मैं डोनर हूं, सामने वाला एक्सेप्टर है, तो मेरे डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लिगेंड जो होता है, हमने पीछे पढ़ा था यार, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस बेस होते हैं। मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि लूज कर चुका होता है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल अपने खाली ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक साइड से एक्सेप्ट होगा, लिगेंड डोनेट करेगा, मेटल एक्सेप्ट करेगा, डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो यहां पर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने ही हमें क्या चाहिए होंगे, नंबर ऑफ वेकेंट sp और d ऑर्बिटल्स, इनके हमें उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। दूसरा, हर लीगेंड पर एटलीस्ट एक सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी एक सिग्मा बॉन्ड बनाना ही चाहिए। लीगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए ताकि वो मेटल को डोनेट कर सके और कैसा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए होता है, पाई का कोई काम नहीं होता। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लीगेंड टू मेटल, और लीगेंड के पास एटलीस्ट एक से ज्यादा हो चलेगा, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो उसके कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, सिग्मा ऑर्बिटल में, ताकि सिग्मा बॉन्ड बन सके। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तब बनता है बेटा जब एंड टू एंड शेयरिंग होती है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके अलावा जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल एटम या आयन के, खाली ऑर्बिटल, वो क्या चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सुनने में बहुत भारी टर्म लगती है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे आप बायो में भी पढ़ते हो, नॉर्मली भी आपने पढ़ा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी, दो चीजों को मिक्स करा, एक नई चीज बना दी, उसके अंदर दोनों की क्वालिटी आ गई, यही तो होता है। हाइब्रिड प्लांट्स आने लग गए आजकल, हाइब्रिड कार्स आने लग गई हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। अब मैंने s का ऑर्बिटल मिक्स करा, p का ऑर्बिटल मिक्स करा, s के ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ है, p के ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ है, s के ऑर्बिटल की शेप कुछ है स्फेरिकल, p के ऑर्बिटल की शेप डंबल है, मैंने दोनों को मिक्स करा। मान लो एक s का मिक्स करा, एक p का मिक्स करा, है ना, ये एक s का ऑर्बिटल मिक्स करा और एक ये p का ऑर्बिटल मिक्स करा। जब मिक्स करूंगी तो बेटा जितने ऑर्बिटल आप मिक्स करते हो उतने ही आपको क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी अलग होती है बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सबकी एनर्जी सेम होती है। यहाँ पे शेप अलग होती है, हाइब्रिड में सबकी जो शेप होती है वो सेम होती है। तो जितने, अब ये क्या बोल रहा है, undergo hybridization to form same number of hybrid orbitals, यानी जितने empty orbitals मिक्स होंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो। तो s और p अगर हाइब्रिडाइज हुए तो इस तरह से आपको sp हाइब्रिडाइज्ड मिलता है, लीनियर शेप का होता है, एक ये ऑर्बिटल एक ये ऑर्बिटल, तो आपको कितना मिल जाएगा, दो ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक s का और दो p के, एक s, ये मान लो pz और ये px ले लिया, ये तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो आपको तीन नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, एक, दो और तीन, मतलब ये एमीन, तो हमारे तो नेगेटिव लोब्स होते हैं, छोटे से होते हैं। ठीक है, तो आपको नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज मिलेगा। तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, चार मिक्स होंगे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो बोल रहा है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जितने वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए क्या मिलेंगे, मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। फिर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके साथ जो लीगेंड होता है बेटा वो आके बॉन्ड बनाता है।
तो होता क्या है, अभी कहानी और समझ आती जाएगी जब मैं एग्जाम्पल लूंगी। मेटल के पास खाली ऑर्बिटल थे, ठीक है। अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रही हूँ, तो मुझे मेटल के 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है जी। 4 वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे मेटल के, नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। मान लो एक s, px, py, pz, 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए एक s का और तीनों p के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड बेटा क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें डोनेट करेगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है आपका, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सो इसके बाद मैं अभी बॉन्डिंग समझा रही हूं क्या हो रहा होगा, ठीक है। मेन ये 3 पोस्टुलेट्स हैं, अब जरा समझना क्या होता है, ठीक है। ये मान लो मेटल है और मेटल के पास दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन मेटल एटम, ठीक है। ये आया जी हमारा लिगेंड, लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लिगेंड contains a lone pair of electron, यही है ना। लिगेंड के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेटल के पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ फिर लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे बॉन्ड बनाएगा ये समझना। यहां मेटल है, यहां लिगेंड है, ये इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, या फिर इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो बेटा ये डोनर है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा। ये क्या है, एक्सेप्टर है ना यार। जब आप किसी को कोई चीज डोनेट करते हो, मान लो आपने कपड़े डोनेट करे, आप डोनर हो, आप डोनेट कर रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्टर है। यहां पे भी ये लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो डोनर। मेटल एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उस पर खाली ऑर्बिटल है, कह रहा है दे दे मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक्सेप्टर है। और लिगेंड टू मेटल हम ऐसे एरो दिखाते हैं कि लिगेंड डोनेट कर रहा है, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो डोनर टू एक्सेप्टर ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड बुलाते हैं। कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। वन साइडेड शेयरिंग जब होती है, वन साइडेड शेयरिंग का मतलब है कि लिगेंड तो शेयर कर रहा है, लिगेंड तो डोनेट कर रहा है मेटल को, और मेटल उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर भी रहा है, बट लिगेंड मेटल से वापस कुछ शेयर नहीं करेगा। मैंने अगर किसी को कपड़े दिए तो मैं ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ना दे रही हूं कि वो भी मुझे वापस कपड़े दे, नहीं, मैंने डोनेट कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात वहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी आप जिसको भी दे रहे हो डोनेशन, वो आपसे एक्सेप्ट कर रहा है, बट आप उससे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ब्लेसिंग्स, आप और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। आपको वो दुआएं देगा, वो अलग चीज है, वो साइड है, वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज नहीं है, इमोशनल है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, जो भी वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। बट यहां पर भी यही चीज है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मेटल क्योंकि मेटल को चाहिए थी, भूखा था, खाली ऑर्बिटल थे, बट लिगेंड को जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है तभी तो डोनेट कर रहा है, बट मेटल उसको वापस डोनेट नहीं करता। तो यहाँ पे लिगेंड टू मेटल, डोनर टू एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड बन जाता है। यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई, क्योंकि ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब आते हैं कि जब मेटल हाइब्रिडाइजेशन करता है तो कौन कौन से बॉन्ड से बना सकता है या कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है।
So metals can use n-1d ns np orbitals, or metals can use ns np or nd orbitals समझना। अभी मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं। ठीक है, सो मेटल यूज कर सकता है n-1d ns np ऑर्बिटल्स, या यूज कर सकता है ns np nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर मिक्सिंग। अब ये n-1d ns np क्या है? अगर बेटा मैं n की वैल्यू 4 लूं, मान लो हम n की वैल्यू 4 ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 को पुट करूं तो 3d यानी अंदर की शेल का d, 4s और 4p यूज कर ले, या तो यानी अंदर की शेल का d ऑर्बिटल यूज करे, बाहर का 4s यूज करे, बाहर का 4p ऑर्बिटल यूज करे, है ना। ये क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल शेल नंबर बेसिकली। या फिर n अगर 4 है तो या तो यूज कर ले 4s 4p, और बाहर की ही शेल का कौन सा ऑर्बिटल यूज कर ले बेटा? 4d, बाहर वाली शेल का। अब दोनों में फर्क है, यहां पर इनर d ऑर्बिटल अंदर की शेल का, यार 3 आ रही है उसके बाद 4 आ रही है, बट मैं जो d ऑर्बिटल यूज कर रही हूं वो अंदर की शेल का है, 3d, है ना। और अगर मैं 4d यूज कर रही हूं यानी मैं बाहर बैलेंस शेल का यूज कर रही हूं, तो मेटल जो है वो 2 ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है, या तो अंदर की शेल का d और फिर 4s और 4p मिक्सिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, या फिर यूज कर सकता है बाहर वाली शेल का ही 4s 4p और उसी का ही 4d यूज कर ले। तो 2 तरह के ऑर्बिटल यूज कर सकता है, या तो इनर d, मेन यहां पे ये चीज समझनी है, या तो अंदर वाली शेल का d या फिर बाहर वाली शेल का d ऑर्बिटल यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए या फिर मिक्सिंग के लिए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो, अब आती है ये टेबल, आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में हमें क्या याद करना है, काम का मैं सिर्फ वही बता रही हूं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, एक s का एक p का, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। कौन से 2 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? एक s का एक p का, जिसे मैंने पीछे बनाया था। ज्योमेट्री क्या होती है sp हाइब्रिडाइज्ड के लिए? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यानी 3 वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक s का होता है 2 p के, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और ज्योमेट्री क्या होती है आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। हमारे इस सिलेबस में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें यही 2 पढ़ने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 तरह से हो सकती है, sp3 यानी s और बाहर वाली शेल के 3 p ऑर्बिटल्स, या फिर अंदर वाली शेल का d और बाहर वाली शेल का s और 2 p के ऑर्बिटल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 3 p का, एक s का 4, एक d का, एक s का 2 p के, तो भी 4 ही मिक्स हो रहे हैं। बट ज्योमेट्री में फर्क आ जाएगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो क्या हो जाता है आपका? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो हमें 4 का पता होना चाहिए, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। 5 में भी होता है, dsp3 होता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, बाइपिरामिडल, और sp3d होता है तो स्क्वायर पिरामिडल, बट 5 हमारे सिलेबस में नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d2sp3, d2 में आपको बेटा समझ जाना चाहिए, जहां आपको अंदर d दिख रहा है ना, मतलब अंदर वाली शेल का d यूज हो रखा है। ऑक्टाहेड्रल होता है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 6 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, 3 p के, एक s का, 4 और 2 d के, 6 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल, बट इसको हम इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है, अभी लिखवाऊंगी, जहां पे अंदर का d यूज होता है। ठीक है,
और sp3d2 का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल ही है बट बाहर वाली शेल के 2 d ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। सो यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल होता है बट कौन सा होता है आपका आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। अंदर का डी इनर ऑर्बिटल, बाहर वाली शेल का डी आउटर ऑर्बिटल। फटाफट से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए ज्योमेट्री याद करनी है आपको। 2 मिनट दो खुद को, फटाफट से याद करो। sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ऐसे d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल बट इनर ऑर्बिटल, sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल बट आउटर ऑर्बिटल। फटाफट से इसको 2-3 बार मन में बोलना है ताकि याद हो जाए आपको यहीं पर। चलो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं इनके? पहला है आपका, अभी अभी मैंने बताया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा होता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? सोच के बताओ बेटा, अभी पीछे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज वेयर n-1d और I can say inner d orbitals are used for hybridization। यही बोला हमने, जब अंदर के डी ऑर्बिटल्स यूज हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, मिक्सिंग के लिए, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब एन डी और आई कैन से आउटर डी ऑर्बिटल, एन डी का मतलब है बाहर वाली शेल का डी, n-1d मतलब अंदर वाली शेल का। n की वैल्यू 4 है तो 4-1 3d ऑर्बिटल यानी अंदर का, n की वैल्यू 4 है तो 4d यानी बाहर वाली शेल का। सो व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स are used for hybridization तो उन्हें हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो इनर ऑर्बिटल अंदर का डी, आउटर ऑर्बिटल बाहर का डी, जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज हो। इसके अलावा बेटा इनर डी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अब ये सवाल आ जाता है, अभी आएगा, हम करेंगे भी। इनर डी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनको हम और क्या बुलाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बुलाते हैं अभी जब मैग्नेटिक मोमेंट पे कराऊंगी चीजें तब बताऊंगी। लो स्पिन का मतलब होता है स्पिन की वैल्यू कम आती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहां पर कम आती है। क्यों कम आएगी? भी सब कुछ आएगा जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे। तो इनको हम शॉर्ट में LSC लिख देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्टैंड्स फॉर HSC। ठीक है, सो इनर ऑर्बिटल जहां अंदर का डी यूज हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जहां बाहर की शेल का डी यूज हो, और इसको हम बुलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां तक फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
दे दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिगेंड्स को भी हम दो में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो लिगेंड्स आपके दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसको हम SFL बोलते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड या लिगेंड्स प्लूरल के लिए WFL। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, वीक फील्ड लिगेंड WFL। मैं पहले ही बता दूं यार, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इसकी लिमिटेशन भी है, इट डज नॉट डिफरेंशिएट, it does not differentiate between strong field ligand and weak field ligand। ये नहीं बताती कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्यों है और ये लिगेंड वीक फील्ड है तो क्यों है, ये मैं अभी बता रही हूं तुमको, बट ये थ्योरी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि वाई दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, वाई दिस लिगेंड इज वीक फील्ड, ये नहीं बताती है, ठीक है। इसने बस बोला हाँ ये पेयर कर देता है, ये नहीं कर पाएगा, बट क्यों क्या कैसे नहीं बता पाया था, बट क्योंकि हमें क्वेश्चंस तो करने हैं तो हमें पता तो होने चाहिए। So strong field ligands are those, यार strong field नाम से समझ आ रहा है भाई strong है, अगर कोई strong होगा तो अपना यार ऑब्वियस सी बात है जलवा दिखाएगा ही। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही ये मेटल की प्रेजेंस में आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या करते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराना शुरू कर देते हैं, आती तहलका तबाही मचाने, वैसे तबाही नहीं है अच्छी चीज है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पेयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर दोज, फिर मेरे को लिगेंड्स लगा देना चाहिए क्योंकि मैं R लगा रही हूं। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर दोज विच पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जाम्पल CN माइनस, CO एटसेट्रा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था CO कोबाल्ट और कार्बोनिल में कैसे डिफरेंशिएट करें। बेटा हम बचपन से ये चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, जब हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो पहला अल्फाबेट अपर केस होता है और दूसरा लोअर केस होता है, तो कोबाल्ट का सिंबल तो ये होगा CO, और कार्बोनिल है कार्बन और ऑक्सीजन, बेटा ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। कोबाल्ट तो एक पूरा एलिमेंट है, कैपिटल C स्मॉल O, दैट इज द सिंबल फॉर कोबाल्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो, वैसे मैंने वहां रिप्लाई कर दिया था। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं यार, ये वो होते हैं जो अपना कुछ भी इफेक्ट नहीं शो कर पाते हैं, है ना। जो वीक होगा वो चुपचाप रहेगा, कोई बात नहीं यार, क्लास में भी जो बच्चा थोड़ा सा शाय होगा वो आंसर ही नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, टीचर जबरदस्ती पूछ ले अलग बात है, खुद से कभी विलिंगली आंसर नहीं देंगे। वीक फील्ड लिगेंड्स का वही हाल होता है, चुप रहेंगे, इनकी प्रेजेंस आपको पता ही नहीं चलेगी है भी या नहीं भी। सो वीक फील्ड लिगेंड्स आके कुछ नहीं करते, दे डोंट डू एनीथिंग, बस आगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, जो काम ही है इनका डोनेट करना। But weak field ligands are those which do not pair up the unpaired electrons। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाते, इनके बस की नहीं होता, ये नहीं कर पाते क्योंकि वीक है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इतने ताकतवर होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है कि आते ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वीक फील्ड की जनता ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, वीक है। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, SCN माइनस एम्बिडेंटेड होता है, OH माइनस, पानी एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके कौन से कैटेगरी के हैं, वीक फील्ड लिगेंड।
But again, I am telling you, VBT does not tell that which ligand is weak, which ligand is strong. I am telling you because हमें जरूरत पड़ेगी. ये CFT एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट VBT नहीं बताता. ठीक है, चले हैं. इसी के साथ अब हम बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आने वाले हैं. अभी तो ये ब्रीफ था, अब मैं समझाऊंगी कि कैसे VBT में बॉन्डिंग हो रही है ना. फटाफट से यहां तक नोट कर लो. पहले हम करेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? फॉर्मूले पे ध्यान दो. NiCl4 माइनस 4Cl. अब Cl माइनस बेटा मोनोडेंटेड होता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक कोऑर्डिनेट. एक बनाएगा Cl माइनस, तो 4 बनाएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया. अब सबसे पहला काम बेटा क्या होता है, मैं देखो स्टेप वाइज करा रही हूं, तो आपको पेपर में ऐसे ही जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूं वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे पेपर में. ठीक है, आपको इसके अलावा जो मैं करा रही हूं कहीं इधर उधर कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं. जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करा रही हूं वैसे वैसे करना है. सबसे पहला काम करेंगे आप निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहां पर. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कैसे निकालेंगे हम? X एडलेट कर लिया. एक क्लोराइड पे -1 का चार्ज, 4 पे -4. पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2. -2 + 4 यानी X कितना आ गया बेटा? +2. तो सबसे पहले स्टेप में आप सेंट्रल मेटल एटम या आयन का क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी यहां पर मेरे पास निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का है बेटा? निकल 2+. निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28. अब दूसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. दूसरा स्टेप क्या है? कॉन्फ़िगरेशन. निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पहले मैं निकल का लिख के दिखाती हूं आपको. 2+ अभी लिख देंगे दोबारा. निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3D8 4s2. यही होता है. 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बाहर वाली शेल से गया होगा. तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या बचेगा? 3D8 और इधर 4s 0 हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s से खो गए, चले गए. तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 3D8 4s 0. ये बना लेते हैं. D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? 5. 8 इलेक्ट्रॉन नंबर डोनेट कर रहा है. ये 3D, ये 4s, ये खाली है. D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यही है. ठीक है. अब Cl माइनस बेटा कैसा लीगेंड है? Cl माइनस इज अ वीक फील्ड लीगेंड. अगर ये वीक फील्ड लीगेंड है तो ये इट कैन नॉट पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इट कैन नॉट पेयर अप दी इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, पेयर में नहीं है. इनको ये पेयर ही नहीं कर सकता, वीक फील्ड है, तो ये एज इट इज रहते हैं. ठीक है, सो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. Cl माइनस आएगा भी तो भी एज इट इज पड़े रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है. इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा. यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने देखा भाई, लीगेंड चेक करा, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है. वीक फील्ड है, कुछ नहीं कर पाएगा. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी मिक्सिंग के लिए मुझे मेटल के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा? 4 चाहिए. जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए. यहाँ तो कोई खाली नहीं है, एक s का खाली है, तो मैं बाहर वाली 4s के बाद 4p आएगा, उसको इस्तेमाल करूंगी. तो देखो जरा क्या होगा. तो 4s के बाद यहाँ पे हमारे पास 4p प्रेजेंट होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? 4. तो एक s का यूज करेंगे और 3 p के ऑर्बिटल यूज करेंगे. इनको मिक्स करा देंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी? sp3. अब देखो जरा क्या होगा. चलो, सो D के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है.
sp3 मिक्स हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी sp3। ये तो 3D था, 3D तो एज इट इज रहा। एक S का और 3 P के मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई मेरी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब यहां पे आएगा बेटा Cl-, इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं कर पाया था, मेटल के 4 वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स हो गए। लीगेंड आएगा, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो Cl- आया, डोनेट कर गया। फिर दूसरा Cl- आया, अपना डोनेट कर गया। फिर तीसरा Cl- आया, डोनेट कर गया। चौथा Cl- आया, क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता गया। क्या करता गया, डोनेट करता गया। तो अब यहां से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की, तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3, क्योंकि एक s का और 3 p के मिक्स हुए बाहर वाली शेल के, तो ये कैसा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कॉम्प्लेक्स बेटा पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, Cl- तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये तो पेयर्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे हैं, अनपेयर्ड है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे μs कैलकुलेट करो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो रूट में n इंटू n प्लस 2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 4, यानी कितना आ जाएगा, √8 बोहर मैग्नेट्रॉन, या 2√2 कर सकते हैं, 2.828 आएगा। ठीक है, अब अगर इस कॉम्प्लेक्स की कोई बोले शेप बनाकर दिखाओ भाई, तो क्या बनाएंगे, सेंटर पे हुआ निकल, टेट्राहेड्रल, Cl 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 Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिहेव सिंपली एज अ कोवेलेंट। तो आप चाहो तो ऐसे एरो दिखा के बना सकते हो, नॉर्मली बना सकते हो। और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 2-। इसको बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर आयन होगा, K2NiCl4 हो सकता है, कोई भी काउंटर आयन हो सकता है, हमें लेना देना नहीं अभी, हमें तो कॉम्प्लेक्स पार्ट से लेना देना है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स हो गया पैरामैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ गया √8, और ये मेरे कॉम्प्लेक्स की क्या हो गई, शेप हो गई। ये चारों में से कुछ भी पूछ सकता है निकालने को। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल कराऊंगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी चीजें। ठीक है, पर स्टेप्स क्या क्या थे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कॉन्फिगरेशन लिखा मेटल आयन का, फिर चेक करा लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयर कर देगा, वीक है तो नहीं करेगा। फिर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने खाली ऑर्बिटल्स को मिक्स करो, लोन पेयर को वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करा दो, बस काम बन गया। अभी नेक्स्ट और कराती हूँ, चलो। सो आई होप NiCl4 2- क्लियर हो गया होगा। दिस हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो नेक्स्ट करते हैं NiCO4। बेटा साथ साथ समझो तो आसानी से समझते जाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर से निकल का वही सेम स्टेप्स फॉलो करूंगी। x + 4 × 0 = 0, यानी x कितना आ गया, 0। तो निकल पर 0 चार्ज है, यानी एलिमेंटल फॉर्म में कोई चार्ज ही नहीं है। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s2, यही होगा 3d8 4s2, कोई इलेक्ट्रॉन खोया नहीं है। सो एज इट इज रहेगा 3d8 4s2। बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, और 4s के बाद मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, खाली 4p। वो भी दिखा तो देती हूँ, जरूरत तो पड़ी जाएगी। चलो अब CO बेटा चेक करो, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल कैसा लीगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, SFL में लिखवाया मैंने आपको। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये क्या करेगा, इट विल पेयर अप
दी इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर है, उसको पेयर कर देगा। तो कैसे पेयर कर देगा देखो जरा, आफ्टर पेयरिंग, क्योंकि ये SFL है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा। तो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा, ये 3D, ये 4s, ये 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके साथ ये जाकर पेयर हो जाएंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर उठेगा, एक इधर उठेगा, तो ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, या ये इधर पेयर हो जाएगा, ये पूरा पेयर इधर आ जाएगा। वैसे तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक जाएगा, एक जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे कैसे हो गए, पेयर हो गए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। एक CO एक बॉन्ड बनाएगा तो चार बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे मिक्सिंग कराने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से हो जाएंगे मेरे, यही एक S का 3 P के मिक्स हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बेटा, sp3, ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद क्या अब हो जाएगा मेरे पास, इस तरह से हो जाएगा, मैं बना भी देती हूं। ये तो 3D के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो गए थे, मतलब पेयर हो गए थे, मिक्स नहीं हुए थे, माय बैड। और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब आएगा आपका CO, ये निकल है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब आएगा CO, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता जाएगा, इस तरीके से अपना पेयर डोनेट करता जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NiCO4। तो कहानी क्या हो रही है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, उसके बाद देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए मेटल के। फिर जितना वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उनको हाइब्रिडाइज कराया। फिर लिगेंड आकर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देता है। ये कहानी हो रही है। अब इस कॉम्प्लेक्स की कहानी आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन तो इस कॉम्प्लेक्स की भी कितनी है, sp3 ही है, क्योंकि एक S का 3 P के मिक्स हुए। ज्योमेट्री या शेप इस कॉम्प्लेक्स की बेटा टेट्राहेड्रल होगी, sp3 के लिए तो टेट्राहेड्रल होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डाया, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और ये तो पेयर की फॉर्म में डोनेट करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डाया मैग्नेटिक होगा। इस कॉम्प्लेक्स की शेप भी बना लेते हैं, तो NiCO, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, CO CO और CO बन गया। सो दिस इज NiCO4। ये इसकी पूरी कहानी थी, ठीक है। आई होप धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी एक जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैं तो करा ही रही हूँ, मैं सारे ही कराऊंगी आपको, मैं बहुत सारे सवाल भी कराऊंगी, ताकि आप इस चीज पे कोई सवाल गलत ना करके और कोई छोड़कर भी मत आओ पेपर में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर चलें। नेक्स्ट है, हमें ऊपर देखना नहीं है क्या है क्या नहीं। फिर से बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इतनी बात देख लेनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं निकल का। X-4, एक Cn पर -1 का चार्ज होता है, साइनाइड आयन Cn -1 होता है, ठीक है। एक ने मुझसे बोला था कि मैम साइनो बोले या साइनाइडो, बेटा साइनो इज मोर एक्यूरेट, सो इट्स बेटर कि आप साइनो लिखें ना कि साइनाइडो, ठीक है। साइनो इज मोर एप्रोप्रिएट। चलिए
x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, यानी x कितना आ जाएगा +2, यानी निकल पर कितना चार्ज है +2। निकल था 3d8 4s2, अब खाली 3d8 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4s0। अब इतना तो समझ आ ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली, 4p खाली और ये 3d हो गया। ठीक है, अब हमें पता है बेटा Cn माइनस साइनाइड भी कैसा लीगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही लिखवाया आपको। सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो ये क्या करेगा, इट विल पेयर अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, पेयर कर देगा। तो अब आते हैं आफ्टर पेयरिंग क्या होगा। सो यहां पे पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 तो हट जाएगा वैसे यहां से। देखो बेटा ये तो ऑलरेडी पेयर थे, ये अनपेयर था, ये इधर जाके पेयर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। ये दो अनपेयर थे ना, तो एक जाके कहेगा मैं पेयर में तेरे साथ पेयर बना लेता हूं, यही हो सकता था। 4s खाली, 4p भी खाली। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का कितना है, 4 ही है। मोनोडेंटेड लीगेंड है Cn माइनस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यानी मुझे 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब बेटा देखो यहाँ पे जो कहानी छुपी थी वो यहाँ थी। एक डी का खाली मिल गया मुझे, क्यों मिल गया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके पेयर हो गया। तो ये एक डी का, एक एस का और 2 पी के मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, DsP2। बात समझ आ रही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरी, DsP2, क्योंकि एक डी का ऑर्बिटल खाली है तो मैं उसको इन्वॉल्व करूंगी हाइब्रिडाइजेशन में। पहले वाले केसेस में क्या था, मेरे पास डी था ही नहीं, खाली डी था ही नहीं, यहां भी नहीं था और यहां भी नहीं था। यहां तो पेयर ही नहीं हो पा रहा, तो डी भरा हुआ था और यहां पे भी डी भरा हुआ था। सो इस वाले केस में डी खाली था, तो एक डी का यूज होगा, एक एस का, क्योंकि 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे। अब क्या होगा मिक्सिंग के बाद देखते हैं जरा, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद। ये खाली 3D के ये वाले बना रही हूं मैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले। ये DsP2 हो गया, एक 3D का, एक 4s का और 2, और ये वाला 4p का एक खाली होगा। जल्दी बोलो भाई, ये 4p का एक खाली होगा, ये एक d का, एक s का और ये 2 p के मिक्स हो जाएंगे। तो ये मैंने डिनोट करा 3D, ये 4, 1 2 3 4 मिक्सिंग वाले DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के, और ये वाला 4p खाली है। ठीक है, अब आएगा हमारा भाई Cn माइनस। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता जाएगा, डोनेट करता जाएगा। डोनेट करता जाएगा। तो अब सवालों के जवाब तुम देते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स की यहां पर क्या होगी, DsP2, क्योंकि डी इन्वॉल्व हो रहा है, DsP2। इस शेप की बेटा ज्योमेट्री, अब DsP2 के लिए ज्योमेट्री या शेप मेरी कैसी होती है, द ज्योमेट्री एंड शेप इज स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। आपसे पूछा जाए ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो अब आप समझदार हो बेटा। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और जो लीगेंड देता है वो तो पेयर में ही देता है, सारे इलेक्ट्रॉन डी के पेयर है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। तो वीबीटी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताती है, वीबीटी हमें ज्योमेट्री या शेप बताती है। वीबीटी से हमें ये पता लग जाता है सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स डाया है या पैरा है, और μs की वैल्यू डाया के लिए कितनी आती है, 0 आती है। इसके अलावा मैं कॉम्प्लेक्स की शेप बना सकती हूँ। स्क्वायर प्लेनर बेटा देखो ऐसा होता है, Cn माइनस, या अभी हम चार्ज दिखा देती हूँ मैं, वैसे दिखाना नहीं रही,
Cn Cn और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा आपका 2 माइनस. ठीक है, Are we clear? Square planar NiCN Cn 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 2 minus. That's how your square planar looks like. यहाँ तक चीजें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी. सो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करा, बट स्टेप्स बेटा सब में सेम फॉलो होने हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो. नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. हमें ये सब नहीं देखना, हमें सीधा कॉम्प्लेक्स पेपर में आपको बताएगा, नहीं कॉम्प्लेक्स देगा. ये तो मैंने हेडिंग लिखी हुई है. CONH3 होल 6 3+, सेम स्टेप्स फॉलो करना है. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट का, X + 6 × 0 अमोनिया न्यूट्रल होता है इक्वल टू +3, यानी X आया +3, यानी कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3. कोबाल्ट होता है 27 पे. कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d7 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास 3d6 4s0. ठीक है, बना लेते हैं. एक 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 4s, ये हो गया 3d. ठीक है, और आगे p भी होगा, जरूरत पड़ी तो आगे 4d भी होगा, बट अभी हमें देखते हैं हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. अब बेटा NH3 अमोनिया, देखो अमोनिया वीक फील्ड भी बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी कर सकता है, क्योंकि ये ना बीच में आ रहा होता है सीरीज से, मतलब कह लो बैरियर पे होता है, सेंटर पे, पार्टीशन पे होता है. जब हम ऐसे पार्टीशन करते हैं ना सीरीज में कि यहाँ सारा वीक फील्ड है, यहाँ सारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये बॉर्डर लाइन पे आ रहा होता है अमोनिया. तो अमोनिया अगर ऐसे मेटल के साथ जुड़ा है जहां पे मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का है +3, तो यहां पे बेटा अमोनिया कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अमोनिया कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. बट अगर अमोनिया मान लो जुड़ा होता कोबाल्ट 2+ के साथ, तब वो कैसा बिहेव करता, वीक फील्ड लिगेंड. ठीक है, तो क्योंकि यहां पर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा. तो ये क्या करेगा, इट विल पेयर अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा. तो अब आते हैं आफ्टर पेयरिंग कैसा दिखेगा, कहानी हमें कैसी दिखेगी. सो पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, देखो यार, एक ये तो पेयर था, एक बेटा इधर पेयर, या एक इधर पेयर हो जाएगा, एक इधर पेयर हो जाएगा. 4 अनपेयर्ड है तो 2 पेयर की फॉर्म में बन जाएंगे. तो ये तो पेयरिंग हो गई. फिर 4s खाली है, 4p खाली है, तो ये 3d, ये 4s, ये 4p. ये हर बार मेरे साथ होता. चलो, सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा. ठीक है जी, पेयर हो गई. यहां तक सारी कहानी समझ आई हमको. अब इस कॉम्प्लेक्स में बेटा 6 लिगेंड्स जुड़े हैं. अमोनिया मोनोडेंटेड होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो यानी मुझे कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, 6 बॉन्ड बनाने के लिए, हाइब्रिडाइज होने के लिए. जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए. 6 ऑर्बिटल ढूंढो, खाली कहां दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6. मिक्स करा दो. मिक्स करा दोगे तो D2, क्योंकि 2 D के, 1 S का और 3 P के, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, चलो बना लेते हैं जरा. तो ये मेरे वो वाले इलेक्ट्रॉन्स थे 3D के, ये हो गए मेरे D2, 2 D के, 1 S का और ये 3 P के.
D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अब बेटा अमोनिया आता जाएगा, तो 6 अमोनिया आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या करते जाएंगे, डोनेट करते जाएंगे इस तरीके से। मेटल के खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर आकर डोनेट कर देंगे और बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब सवाल, हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इस कॉम्प्लेक्स की, D2sp3, ठीक है। ज्योमेट्री या शेप कैसी हो गई बेटा, ज्योमेट्री और शेप इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। मैं बना भी देती हूं। सो ये हो गया CO कोबाल्ट। ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिखता है, देख लीजिए अगर किसी को याद ना आ रहा हो। और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3+, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3, 6 अमोनिया आएंगे वेकेंट ऑर्बिटल में, जो खाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उनमें आके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते जाएंगे। बेसिकली ये बॉन्ड इस तरह से होता है, बट हम दिखा नहीं रहे, कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवेलेंट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्री शेप के बाद अगर मैं आपसे पूछूं ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आप समझदार हो, सारे प्योर है, सारे प्योर है। सो द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसी आएगी, 0। अब मैं आपसे पूछूं बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर, तो आप देखो बेटा अंदर की शेल का डी यूज हुआ है, इनर डी यूज हुआ है। अगर ये इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज गोइंग टू बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर की शेल का डी यूज हो रहा है, 3D यूज हो रहा है ना कि 4D। अंदर की थर्ड शेल का डी यूज हो रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैंने बोला था बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, लो स्पिन। यहां पे आप देखो क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की कोई वैल्यू आ रही है, आएगी भी तो बहुत कम आएगी, वैसे तो 0 है विच इज द लोएस्ट, इससे 0 से नीचे क्या ही आएगा। क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में, या अगर पेयर हो भी रहे होते तो एक आध कोई अनपेयर्ड बचता है, बचेगा तो भी आपकी जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू μs की वैल्यू कम आती है, और इसीलिए हम इन कॉम्प्लेक्स को क्या बुलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये स्टेबल होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रिएक्टिव होते हैं। सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि अंदर की शेल का डी यूज हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि स्पिन की वैल्यू लो आती है। स्पिन की वैल्यू क्यों लो आ रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा होता है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आप अभी देखोगे ज्यादातर केसेस में तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा रहा होता है, तभी डी अंदर का खाली हो रहा होता है और इनर डी यूज हो रहा होता है। सो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ज्योमेट्री पर हमेशा ये रूल नहीं लगेगा, तो आप जैसे मैं सिखा रही हूं वैसे ही कैलकुलेट करना। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कॉम्प्लेक्स का शेप या ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक है इस केस में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये सारे सवाल सारे इससे आ सकते हैं। और यहाँ पे एक खास बात का ध्यान देना, अमोनिया यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिकॉज कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अमोनिया वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों बिहेव कर सकता है। +3 में अगर मेटल होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, +2 में मेटल होता है तो वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। इस बात को ध्यान रखना है। आई होप आपको इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स समझ आ गया होगा, क्यों इनर ऑर्बिटल बोल रहे हैं ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करें, फिर सवाल करेंगे बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं COF6 3-। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, एक बार खुद से ट्राई करें।
x माइनस 6 में कोबाल्ट का निकाल रही हूँ -3, एक फ्लोरीन पे -1, 6 पे -6, x इज इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट 3 प्लस, पीछे अभी करा था 3d7 4s2, 3 निकल गए तो 3d6 4s0 बना लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 4s 3d, आगे 4p होगा। ठीक है, यहां तक तो हमने मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, बना लिया। अब बेटा फ्लोराइड F माइनस कैसा होता है? ये तो वीक फील्ड होता है, ये तो वीक फील्ड लीगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लीगेंड है तो इट कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, पेयर कर सके, तो एज इट इज पड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई पेयरिंग तो होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो अब क्या होगा, अब मिक्स कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो बेटा कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए मेरे को? 6। डी का तो खाली होगा नहीं क्योंकि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं करा रहा, सॉरी Cl माइनस कह रही हूँ, F माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होगा नहीं। 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए तो एक s का मिला, 3 p के मिले, तो भी मुझे 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मेरे को 2 की और जरूरत है। क्या करें क्या करें? तो अब हमारे को ये बात पता है यार, और थोड़ा और समझें। ये तो 3D है, 3d6, ये तो एज इट इज रहेगा 4s 4p, और इसके बाद बेटा 4d आ जाएगा। बोलो यार, 4 में 4s आएगा, 4p आएगा, फिर 4d आ जाएगा। तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, एक s का उठेगा, एक s का मिक्स होगा, 3 p के और 2 d के मिक्स हो जाएंगे। और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, एक s का, 3 p के, 2 d के, तो sp3d2 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक ठीक है। अब मैं मिक्स करके नहीं दिखा रही हूं, आप बार बार दिखाने का कोई सेंस नहीं है। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में F माइनस आकर अपना क्या डोनेट करता जाएगा, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस आएगा। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, आकर डोनेट कर देगा। बोलो भाई, यही हो रहा था। सो अब यहां पे क्या क्या सवाल पूछेगा, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री या शेप ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बना भी लेते हैं फटाफट से, CO F F F F F और F, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 3 माइनस का। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री या शेप हो गया। कॉम्प्लेक्स बेटा आप देखो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ये तो अनपेयर्ड ही है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल देते हैं, μs रूट में 4 इंटू 4 प्लस 2, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू n प्लस 2, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 4 6 जा 24, रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है, तो यार अब तो तुम्हें तेजी से जवाब दे देना चाहिए। यहाँ पे जो डी इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, वो बाहर वाली शेल का डी है, तो ये कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर अच्छे खासा स्पिन का वैल्यू आ रहा है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अच्छी खासी मैग्नेटिक मोमेंट्स की वैल्यू आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो स्पिन तो दिखाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो स्पिन कैंसिल हो जाता है ना। ये तो हमने बात 11वीं में पढ़ी थी, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाता है उस केस में स्पिन।
बट अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो स्पिन दिखाएंगे, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है और आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि बाहर वाली शेल का डी ऑर्बिटल मिक्सिंग के लिए यूज हो रहा है। सो आई होप आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस के एक एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अब मैं सवाल स्टार्ट करूंगी। सो क्वेश्चंस आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व विद मी, और आपके आंसर आने चाहिए, करेक्ट आने चाहिए, और आएंगे। बहुत आसान थ्योरी है, ठीक है, बस स्टेप्स ये फॉलो करने हैं जो मैंने फॉलो करा है, ठीक है। चलो पहले कुछ काम की बातें, ये हमेशा पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम 2 यानी प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+ और गोल्ड 3+ हमेशा कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर, हमेशा स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल की तो मैं बात ही नहीं कर रही, हमेशा कैसा बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर, DsP2, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ये टेट्राहेड्रल नहीं बनाते, sp3 नहीं बनाते, ये कैसा बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, DsP2, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट CuNH3 3+ forms inner orbital complex while CuNH3 2+ forms outer orbital complex। मैंने अभी बताया था बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है तो निकल कैसा बिहेव, निकल कह रही हूँ, अमोनिया कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर करा देगा तो अंदर का डी खाली हो जाएगा। बट यहाँ पर कोबाल्ट +2 है तो इस केस में अमोनिया कैसा बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर करा देगा, अंदर का डी खाली हो जाएगा, वहां नहीं करा पाएगा, डी खाली नहीं होगा तो बाहर वाला डी यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा CuNH3 2+, टेट्रा अमीन, नाम तो अब लिख सकते हैं हम, टेट्रा अमीन कॉपर 2+ आयन जो होगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, DsP2 का, और कैसा होता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आप निकाल लो, कॉपर 2+ होता है 3d9, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? स्क्वायर प्लेनर बनाते। तो ये कुछ काम की चीजें हैं, यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको दे रही हूँ PtCl4 2-, वहां पे प्लैटिनम +2 आएगा तो मैं PtCl4 2- निकाल के नहीं देखूंगी, मुझे पता है प्लैटिनम कैसा बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सीधा लिखो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, PdCl4 2- DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब आते हैं सवालों पर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी μs की वैल्यू कहां पर सबसे कम आएगी? अब बेटा MCQ में पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ना हम पर टाइम है, हमें लॉजिकली सोचना है। आयरन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 6 = -3, यानी आयरन कितना आ जाएगा? +3 होता है, आयरन होता है 3d6 4s2 2 1 3d5 होगा, ठीक है। इसके अलावा Cn- कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले मैं 3d5 बनाकर दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? पेयर कर देगा। जब पेयर करेगा तो आपका कैसा बन जाएगा बेटा? खुद सोचो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के पेयर हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर भी मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 है, μs अभी निकालेंगे, बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वाले में देखिए फटाफट से, कोबाल्ट x - 6 = -3, कोबाल्ट आएगा +3, +3 में होता है कोबाल्ट 3d6। अगेन Cn- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 3d6 बेटा कैसा होगा? ये देखो जरा, पहले होगा ऐसा 5 और 6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। पेयर करेगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये तो पहले से पेयर था, इधर के 2 उठा दो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो n की वैल्यू 0 आएगी, तो μs की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। 0 से कम कुछ आ सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं, फिर भी मैं बाकी भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। आयरन 3+, ठीक है,
पानी तो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होता है। आयरन 3+ होता है, अभी अभी लिखा 3d5। बेटा वीक फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, μs कितना आ जाएगा 5 × 5 + 2 √35 आ जाएगा। यहाँ पे भी निकाल देती हूँ, √1 × 1 + 2 यानी √2 आएगा। और यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, 2 निकल गए 3d7। अमोनिया बेटा क्योंकि कोबाल्ट 2+ है तो यहाँ पे अमोनिया कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो भी मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3। μs कितना आ जाएगा 3 × 3 + 2 √15। तो सबसे कम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वहां आएगा जहां सारे पेयर हो जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर पेयर हो रहे हैं, सेकंड पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन से कॉम्प्लेक्स का आ रहा है, बी। उसके बाद आ रहा है ए √2, फिर कितना आएगा √15, और सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बी का है, बट अगर मान लो सवाल में पूछ लेता हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो आंसर मेरा क्या हो जाता, सी हो जाता। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमें बस दिमाग में सोचना है, क्योंकि उसमें मुझसे हाइब्रिडाइजेशन, पेयर होगा नहीं होगा, पेयर होगा फटाफट बनाओ, पेयर होके क्या होगा, आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना शुरू करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हम मैग्नेटिक बिहेवियर अकाउंट करेंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का। फिर से बेटा पूरी कहानी नहीं करेंगे, या देख लेते हैं, चलो दोनों को साथ साथ चलाएंगे। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट, x - 6 = -3, x आया +3, आयरन +3, 3d5, 4s0। ठीक है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, (4p 4s 3d), ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। चलो आ जाओ भाई, आफ्टर पेयरिंग क्या कहानी होगी, पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 5 है तो 2 पेयर हो पाएंगे, तो भी एक अनपेयर तो रह जाएगा ना, ऑड नंबर है। अब मेरे पास डी के 2 खाली हो गए, एक एस का खाली हो गया, 3 पी के खाली हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मिक्स हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, D2sp3, और यहां पे आके Cn- 6 अपनी आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर शेयर कर देंगे। ठीक है, बट हमें तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो μs कितना हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक तो है ये कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल है पैरामैग्नेटिक है, बट एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 1 + 2 √3, 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। और उसी से मुझे लगा है कि मैंने पीछे गलती करी है, 1 × 1 + 2 होगा ना, 1 + 2 3 होता है, √3 आएगा bm। मैथ्स खराब नहीं है, जल्दीबाजी। ठीक है, सो 1.732 बोहर मैग्नेटॉन पैरामैग्नेटिक है, इसमें फटाफट से निकालते हैं हम। x - 6 = -4, x कितना आ गया, +2, आयरन +2 होता है बेटा 3d6 4s0 है ना, 3d6 बना लेते हैं, 2 3 4 5 6, और ये 4s हो गया। अब हमें पता है फिर से यार, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा, तो पेयरिंग के बाद देखते हैं आफ्टर पेयरिंग क्या हो जाएगा। चलिए, सो आफ्टर पेयरिंग
एक ये पेयर तो है, अब 4 अनपेयर्ड है तो 2 पेयर बन जाएंगे, ये S हो गया और ये P हो गया, ये सब तो मिक्स हो जाएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी सवाल में मुझसे उसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, बट ठीक है D2sp3 है। अब इस केस में आप देखो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, डाया मैग्नेटिक, जबकि पहला वाला कॉम्प्लेक्स कैसा आया हमारा, पैरा मैग्नेटिक। सो पूछ रहा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप आंसर क्या लिख देंगे कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3- दैट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while FeCN6 4- is going to be diamagnetic because all the electrons are going to be paired up। बट आपको ये चीज पेपर के अंदर दिखानी पड़ेगी सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है CuCl4 2- एंड CuCN4 2-। फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दोनों ही केस में x - 4 = -2x आएगा +2, तो वहां मैं नहीं निकाल रही, वहां पे भी यही आएगा। कोबाल्ट +2 होता है बेटा 3d7, यहाँ पे भी x - 4 = -2x +2, कोबाल्ट +2 होता है 3d7। 5 6 7, यहाँ पे भी बना लेते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके बाद 4s होगा, 4p होगा, वो बात की बातें हैं, ठीक है। ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब सोचें जरा लॉजिकली, Cl- weak field ligand can't pair up the electrons, Cn- strong field ligand can pair up the electrons। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो ये वाला मिक्स हो जाएगा, बोलो यार मिक्स हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल, है ना यार। वीक फील्ड है, कुछ नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स पैरा होगा तो हाँ यार 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। पूछा नहीं है बट ठीक है, बताने में क्या जा रहा है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, बना भी देते हैं CO Cl 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 Cl, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ जाएगा 2-। नेक्स्ट वाला फटाफट से निकालते हैं भाई। वीक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा बेटा, पेयर कर देगा। तो जब पेयर होगा तो ये दो तो ऑलरेडी पेयर हैं, ये एक इधर पेयर हो जाएगा, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, तो 1 2 3 4। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी DsP2, बोलो भाई, है ना। यहां पे तो D खाली ही नहीं था, तो एक S का 3 P के यूज हुए, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो एक D खाली हो गया, एक S और 2 P। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसे दिखेगा, इस तरह से CN 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 CN, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा 2-। क्या ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डाया, तो ये कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। बट फिर भी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा, यहाँ √3 आएगा। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, यहाँ 15 आ जाएगा, 3 × 3 + 2 15, √15 √3। तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक है, ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। सो हमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी थी। पहले वाले की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, DsP2 स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। उसने तो तुम्हें बता भी दिया सवाल में, CONH3 होल 6 3 प्लस x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो x कितना आ गया +3। कोबाल्ट +3 कितना होता है बेटा, कोबाल्ट था 3d7 4s2, ये हो गया आपका 3d6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे अमोनिया क्योंकि कोबाल्ट +3 में तो एक ऐसा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देगा, पेयर करा देगा। तो ये तो ऑलरेडी पेयर है, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, ये 3d, ये 4s, ये 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 खाली ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। क्योंकि अंदर का D यूज हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप आगे दिखा देना बेटा कि अमोनिया आके लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखा है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंदर का D यूज हो रहा है। अब आते हैं NiNH3 होल 6 2 प्लस, यहाँ पे x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +2, यानी x कितना आ जाएगा +2। निकल +2 में कितना होता है 3d8, है ना, निकल होता है 3d8 4s2 3d8 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बट क्योंकि को निकल +2 में है तो इस केस में अमोनिया बेटा कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। मैंने बताया आपको अमोनिया बॉर्डर लाइन पे आता है, जहां मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वहां पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बट यहाँ पे ये वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज रहेंगे, 3d वालों में तो कुछ नहीं होगा। फिर 4s, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये बाहर वाली शेल का d उठाएगा। तो यहां पर s 4p और 4d, तो एक s का 3p के 2d के उठेंगे, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्योंकि बाहर वाली शेल का d यूज हो रहा है, 4d यूज हो रहा है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, दिस इज गोइंग टू बी एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये इनर क्यों है, वो आउटर क्यों है। चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, स्ट्रांगली वीकली क्यों है। फटाफट से सॉल्व करेंगे क्योंकि अब आपकी स्पीड बन चुकी होगी सवाल करने की, और अब आप मन में भी कर सकते हो। जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा वो फटाफट कर लेगा। बेटा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आयरन +3 आएगा। +3 में क्या होता है, ये 3d5, 3d5 ऐसा है, पानी जो होता है वो कैसा होता है, वाटर तो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये 3d5 तो एज इट इज रहेगा, फिर 4s, फिर 4p, और ये 4d, ये सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो म्यू s कितना आ जाएगा, रूट में 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 7 35, रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन है, कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक ऑफ कोर्स क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर,
CN6 3 माइनस, अगेन x माइनस 6 इक्वल टू -3, आयरन +3 ही है, +3 है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5, 1 2 3 4 5। बट Cn माइनस कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। चलो अब आते हैं कहानी पर। आफ्टर पेयरिंग क्या होगा? सो आफ्टर पेयरिंग 5 है तो बेटा 2 ही पेयर होगा, एक तब भी अनपेयर बच जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे पेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हुआ 3d, ये हुआ 4s और ये हो गया हमारा 4p। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो खाली 6 ऑर्बिटल, तो अंदर के d 2 मिल जाएंगे, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3। ये आउटर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल है। अब यहां पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, n1 है तो μs की वैल्यू आएगी रूट में 1 × 1 + 2 यानी √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। बट क्योंकि यहां पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, और ये कैसा होगा आपका? वीकली पैरामैग्नेटिक। तो यही हमें बताना था कि why this is strongly paramagnetic, because it has 5 unpaired electrons, while FeCN6 3- has 1 unpaired electron, that is why it is weakly paramagnetic and this is strongly paramagnetic। ये outer orbital, ये inner orbital। इसके अलावा ये भी आपका क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, बट यहाँ पे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आ रहा है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कम आ रहा है, बहुत कम है, एक ही तो अनपेयर्ड था। चलिए, इसी के साथ वीबीटी खत्म होता है। फटाफट से लिमिटेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी थियोरिटिकल में आ जाता है कि राइट एनी 2 या 3 लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। पहला, ये थ्योरी बहुत सारी assumptions पर बेस्ड है, बहुत सारी assumptions पर है। सो पहला तो यही हो गया कि बहुत सारी assumption है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना वेकेंट ऑर्बिटल उतना मिक्स होगा, दुनिया जान की कहानी थी। इसके अलावा ये थ्योरी कलर नहीं बताती, अभी भी मैंने आपको कलर नहीं समझाया, ये डीडी ट्रांजिशन नहीं बता पाती ये थ्योरी, वो CFT बताता है। ये थ्योरी नो डाउट ज्योमेट्री बता रही है, शेप बता रही है, हाइब्रिडाइजेशन बता रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल पा रहे हैं, बट कलर नहीं बताती, स्पेक्ट्रा नहीं बताती, वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डिस्टिंक्शन नहीं बताती कि क्यों ये वीक है क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं बता पाती। डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करती है जो और ज्यादा डिटेल होती हैं। दिस थ्योरी डज नॉट ऑफर कि इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहा, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये, क्यों वीक फील्ड है। तभी तो इनर और आउटर हो रहा था, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे थे, डी अंदर का खाली हो रहा था तो वो इनर ऑर्बिटल था, जहां वीक फील्ड लिगेंड था वहां पे डी खाली नहीं हो पा रहा था, हम बाहर वाला डी यूज कर रहे थे, आउटर ऑर्बिटल था। बट क्योंकि थ्योरी यही नहीं बता पाती कि ये वीक लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है, तो वो इनर और आउटर का भी नहीं बता पाती। इसके अलावा ये थ्योरी नहीं बता पाती कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट है। लेबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव, तो ये थ्योरी नहीं बता पाती कि why certain complexes are reactive and why certain complexes are inert। बट मेन लिमिटेशन की बात करूं तो वीक स्ट्रॉन्ग का डिस्टिंक्शन नहीं बताती, कलर नहीं बताती और बहुत सारे assumptions पर बेस्ड है। सो आई होप आपको वीबीटी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एनसीईआरटी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वीबीटी के उनको प्रैक्टिस करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद CFT थ्योरी। बाय बाय, थैंक यू।